सुप्रभात बच्चों, मैं ऋषिकेश भगत आप लोगों के समक्ष फिर एक बार मैं अपना ऑनलाइन क्लासेस लेकर के आप लोगों के बीच मौजूद हुआ हूँ। बच्चों, मैं आज आपको नागरिक शास्त्र विषय से लोकतंत्र पर ज्ञान उपलब्ध कराऊंगा। अब मैं शुरू करता हूँ अपना विषय नागरिक शास्त्र से संबंधित लोकतंत्र टॉपिक पर। लोकतंत्र शब्द से ही हमें पता चल रहा है कि ये दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। लोकतंत्र शब्द दो शब्दों से मिल करके बना हुआ है, जिसका शब्द विन्यास इस प्रकार कुछ है। लोक प्लस तंत्र। लोक मतलब होता है जनसाधारण, और तंत्र का अर्थ हो जाता है शासन व्यवस्था। किसी भी देश के विकास के लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारा शासन व्यवस्था किस प्रकार चलती है, और शासन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए हम उस पर क्या कुछ अपने रणनीति अपना सकते हैं। लोकतंत्र ये वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, आज इस टॉपिक को लेकर के हम लोग विस्तार पूर्वक मैं आपको बताऊंगा। इंग्लिश में लोकतंत्र का अर्थ हो जाता है डेमोक्रेसी। इंग्लिश में लोकतंत्र का अर्थ क्या हो जाता है? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी आपका दो शब्दों से मिल करके बना हुआ है। डेमोक्रेसी शब्द जो है ना आपका ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ है। डेमोक्रेसी शब्द का उत्पन्न किस भाषा से हुआ है? ग्रीक भाषा से हुआ है। डेमोक्रेसी का अन्य नाम हम प्रजातंत्र के रूप में भी जानते हैं। डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है, और ये दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, डेमोस प्लस क्रेसी। डेमोस मीन्स होता है जनसाधारण, एवं कृषि का अर्थ हो जाता है शासन व्यवस्था। डेमोस मीन्स हो जाता है आपका जनसाधारण, और कृषि का मीन्स हो जाता है शासन व्यवस्था, डेमोक्रेसी। तो आज जिस हम प्रजातंत्र के जिस रूप को हम देख पा रहे हैं सामने, ये आदिकाल में इसे सर्वप्रथम आया हमारे बीच कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र के बाद आया राजतंत्र। राजतंत्र के बाद ये वर्तमान जो स्वरूप आपके सामने ये परिलक्षित होती है या दिखाई पड़ती है हम सबों के सामने, इसे हम प्रजातंत्र के नाम से जानते हैं। राजतंत्र शासन व्यवस्था वो शासन व्यवस्था था जिसमें राजा महाराजाओं तक अपनी शासन व्यवस्था सीमित लिमिटेड रह जाता था। राजतंत्र में इस राजतंत्र व्यवस्था में कमियां और खामियां क्या था कि मैंने राजा के ही वंशज राज करते थे। राजा के बेटे ही उसके उत्तराधिकारी होते थे। उत्तराधिकारी होने के नाते वही परंपरा चलाया जाता था। ये पूर्ण रूप से वंशवाद स्वरूप था। ये क्या था? पूर्ण रूप से वंशवाद स्वरूप था। इसमें बहुत सारे कमियां और खामियां आने की वजह से धीरे धीरे इस व्यवस्था का विलुप्त होते गया, ये खत्म हो गया। और उसके बाद हमारा अभी जो स्वरूप सामने आ रहा है ये है प्रजातंत्र। ये स्वरूप अभी हमारे सामने जो सामने देखने को मिल रही है, ये शासन व्यवस्था है आपका प्रजातंत्र। तो प्रजातंत्र शासन व्यवस्था
वो शासन व्यवस्था जो प्रजा के द्वारा चलाई गई शासन व्यवस्था है। डेमोक्रेसी इज द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी लीड इज द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। जनता तथा जनता द्वारा चलाई गई जो शासन व्यवस्था है, इसी शासन व्यवस्था को हम प्रजातंत्र का रूप में मानते हैं या जानते हैं। यही प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था है। मैं इसके पूर्व की कक्षाओं में बच्चों आप लोगों को बताया भी था कि हमारे भारत जो है ना, जनसंख्या की दृष्टि से ये दूसरे स्थान पर अपना स्थान रखता है। और भारत भूखंड के हिसाब से लैंड एरिया के हिसाब से ये जो है ना 7th प्लेस पे विश्व में अपना स्थान रखता है। तो इतने बड़े विशाल देश होने के नाते हमारे यहाँ पर शासन व्यवस्था का जो हमारे सामने है, ये प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था है या लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र शासन व्यवस्था में शासन व्यवस्था हमारे यहाँ पर जो हमें देखने को मिलता है, ये 2 टुकड़ों में बटी हुई है। ये संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पर है। फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट। संसदीय शासन प्रणाली में क्या होती है, हमारी शासन शक्ति 2 टुकड़ों में बटी हुई होती है। एक होता है केंद्र सरकार और दूसरी होती है राज्य सरकार। केंद्र सरकार और राज्य सरकार, क्योंकि भारत एक विशाल देश है, यहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था संभव नहीं है, जिस कारण से यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था है। संसदीय शासन प्रणाली व्यवस्था में एक होती है केंद्र की सरकार, दूसरी होती है राज्य की सरकार। वर्तमान समय में हमारे केंद्र में जो सरकार है, इस सरकार के प्रतिनिधित्व माननीय श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास जी प्रधानमंत्री जी के पद पर पदासीन है, और राज्य सरकार की ओर से माननीय श्री हेमंत सोरेन जी, इस शासन व्यवस्था की बागडोर इनके हाथ पर है। तो अब बच्चे आते हैं कि ये लोकतंत्र किस प्रकार से प्रभावी रूप से हमारे जनसाधारण पर कार्य करता है, उस पर हमें विचार करना है या उसे हमें देखना है, मंथन करना है। क्योंकि भारत एक विशाल देश है, भारत एक विशाल देश है, विशाल गणराज्य है। विशाल गणराज्य रहने के कारण यहाँ पर जो शासन व्यवस्था हमें शासन व्यवस्था 2 टुकड़ों में बटी हुई है। ठीक है, तो लोकतंत्र शासन व्यवस्था में हम किस तरह से अपने सरकार को चुनते हैं, किस प्रकार से हम अपने मताधिकार वोटिंग पावर का इस्तेमाल करते हैं। बच्चे, मताधिकार का अर्थ हो जाता है मत देने का अधिकार। मताधिकार का अर्थ क्या होता है? मत देने का अधिकार। तो हमारे यहाँ पर जो वोट देने का जो एक उम्र सीमा तय की गई है या आयु सीमा जो तय की गई है, वोटिंग पावर हमारे यहाँ पर 18 साल निर्धारित की गई है, 18 ईयर्स। जैसे ही बच्चे हम 18 ईयर्स कंप्लीट करते हैं तो हमारे भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा हमें मैंने हमारी एडेंटेंसी वहाँ पर काउंट हो जाती है, वयस्कता काउंट हो जाती है कि हमें पूर्ण रूप से हम सक्षम है कि हम अपने सरकार के लिए, अपने सरकार निर्माण के लिए हम अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं।
तो हमारे जैसे प्रधानमंत्री जी का जो निर्वाचन होता है या नियुक्त करते हैं, जो लोकसभा के जो बहुमत दल के जो नेता होते हैं उन्हें हम प्रधानमंत्री के पद पर हमारे राष्ट्रपति महोदय जो है ना नियुक्त करते हैं। लोकसभा के बहुमत दल के नेता को हम प्रधानमंत्री पद पर राष्ट्रपति महोदय नियुक्त करते हैं। और ठीक उसी प्रकार मुख्यमंत्री जी की जो नियुक्ति होती है या मुख्यमंत्री जी को जो नियुक्त किया जाता है उसमें आपके विधानसभा के बहुमत दल के नेता, मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो होता है बच्चे विधानसभा बहुमत दल के नेता को राज्यपाल महोदय के द्वारा नियुक्त किया जाता है। मुख्यमंत्री जी का, तो मुख्यमंत्री जी का नियुक्त वैसे ही व्यक्ति को कर सकते हैं राज्यपाल महोदय कि विधानसभा के बहुमत दल के जो नेता होते हैं उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए आमंत्रित करते हैं या मुख्यमंत्री के लिए नियुक्त करते हैं। अब बच्चे आगे जब आप सीनियर क्लास में जाएंगे कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल, प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल, ये मैं आंशिक रूप में मैं आपको बताता हूँ। दोनों के ही कार्यकाल जो होते हैं 5 वर्ष की अवधि होती है। कार्यकाल अवधि 5 वर्ष होती है। साधारणतः 5 वर्ष की होती है, लेकिन कभी कभी अगर किसी कारणवश हमारे बहुमत अगर गिर जाता है, बहुमत हम सिद्ध नहीं कर पाते हैं या बहुमत से हम हार जाते हैं या बहुमत दर्शा नहीं पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है ना ये 5 वर्ष की अवधि न रह करके जहाँ टूट जाती है वही अवधि को माना जाता है। और ऐसी स्थिति में आपको मध्यावधि चुनाव होती है। मिड टाइम इलेक्शन होती है। मिड टाइम इलेक्शन क्यों होती है? क्योंकि उन्होंने अपने बहुमत सिद्ध करने में खुद को सक्षम नहीं साबित कर सका, और ऐसी स्थिति में कार्यकाल जो है ना समाप्त हो जाती है और मध्यावधि चुनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और अभी के लोकतांत्रिक व्यवस्था में जितनी भी तरह के चुनाव होती है वो सारे हमारे ईवीएम के थ्रू होती है। बच्चों, ईवीएम दैट मीन्स होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन माने फुल्ली टेक्निकल प्रोसेस में होती है। पहले क्या होता है, बैलेट पेपर के अंतर्गत वोटिंग होती थी तो बैलेट पेपर को काउंट किया जाता था। अभी जो है ना ईवीएम के थ्रू आपको ईवीएम मशीन रहता है, उसमें जा करके हमारे मत देने वाले जो होते हैं मतदाता उसमें जाते हैं बारी बारी से और उस पर जो है ना अपना नंबर को पुश करते हैं और उसके थ्रू जो है ना ईवीएम
अपना वोटिंग काउंट करता है। इस तरह से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में वर्तमान स्थिति यही स्वरूप है, और बहुत सारे और भी इसमें बिंदु हैं। इस लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के वर्तमान स्वरूप को बच्चों को और अच्छी तरह समझाने के लिए हमारे विद्यालय में ये बहुत एक्टिवली काम कर रहा है बाल संसद, चाइल्ड पार्लियामेंट। ये प्रत्येक स्कूल में इफेक्टिवली बाल संसद कार्यरत है। इसमें तरह तरह के मंत्री, प्रधानमंत्री होते हैं और कैबिनेट के जितने सारे मिनिस्टर्स होते हैं, खेल एवं सांस्कृतिक मंत्री, पेयजल शुद्धता एवं पेयजल मंत्री, है ना, अनुशासन से संबंधित अनुशासन मंत्री, बेहतर प्रदर्शन करने के लिए इन बच्चों को हम लोग जो है ना उस जगह पर बाल संसद, चाइल्ड कैबिनेट के रूप में उन्हें स्पेशली कुछ रोल दे देते हैं, जो विद्यालय के गतिविधियों को सुचारू एवं स्वस्थ संचालन के लिए कोऑर्डिनेशन बनाता है HM, और बाकी अपने कैबिनेट मिनिस्टरों के साथ वो जो बच्चे नॉमिनेट होते हैं उन लोगों के साथ वो प्रभावी रूप से कार्य करते हैं। तो ये रूपरेखा वास्तव में शासन व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए लोकतंत्र और बाल संसद विद्यालय के सारे चीज़ों को समझने के लिए ही हमारे पाठ्यक्रम में इसे जो है ना प्रभावी रूप से पुश किया गया, ताकि सभी बच्चे इस चीज़ को समझ सकें कि वर्तमान की शासन व्यवस्था किस प्रकार चलती है, मंत्रीगणों के क्या दायित्व होते हैं, मंत्रीगणों की क्या नियुक्ति प्रक्रिया होती है, मंत्रीगणों किस प्रकार के शासन व्यवस्था को सुचारू एवं सफल संचालन के लिए अपने भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। तो बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लासेस में इतना ही मैं बताता हूँ, और नेक्स्ट फिर आने वाले दिनों में मैं अपने ऑनलाइन क्लासेस में फिर आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और घरों में सुरक्षित रहें। धन्यवाद।